नमस्कार साथियों, मैं काज़मी मिर्ज़ा आप सभी का इस मंच पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि हम शुरू करने वाले हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह की इम्पॉर्टेंट पुस्तक। तो चलिए, आज की ये पहली कक्षा है और हम आज से ही इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं। तो आरंभ में ही हम लोगों को देखना है भूमिका। तो चलिए भूमिका देखते हैं और शुरू करते हैं आज की कक्षा। कि आरंभ में ही कह दूँ कि न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। सन 1972-73 में जब मैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की तैयारी कर रहा था तो मुझे कुछ वैसा ही एहसास हुआ। सन 1989 में मेरी एक दूसरी पुस्तक आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए छपी। उस पुस्तक को तैयार करने में मुझे उनके इतिहास के दोनों संस्करणों को अक्षरशः मिलाना पड़ा। उसमें मैंने लिखा है, नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। तो ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। उनसे बहुत कुछ सीखने के साथ ही उनके ऐतिहासिक पैटर्न को तोड़ना होगा। जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास पर वह क्यों न लागू हो। नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। इसे भी ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है। आगे है कि नया इतिहास लिखने के लिए ये खतरा उठाना ही होगा। तो ये कथन के रूप में भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नया पैटर्न बनाना खतरे से खाली नहीं है, नया इतिहास लिखने के लिए यह खतरा उठाना ही होगा। तो ये कथन किसका है? तो ध्यान रखेंगे कि बच्चन सिंह ने ये कहा है। आगे है कि शुक्ल जी के इतिहास का संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में छपा था। उसके प्रकाशन के बाद 50 वर्ष से अधिक का समय निकल गया। इस अवधि में अनेकानेक शोध ग्रंथ छपे, नई पांडुलिपियां उपलब्ध हुईं, ढेर सा नया साहित्य लिखा गया। नया इतिहास लिखने के लिए यह सामग्री कम पर्याप्त और कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह भी ध्यातव्य है कि शुक्ल जी का इतिहास औपनिवेशिक भारत में लिखा गया। अब देश स्वतंत्र है, उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भारतीय लोकतंत्र की अपनी समस्याएं हैं, सांस्कृतिक सामाजिक संघर्ष है, इन्हें देखने समझने का बदला हुआ नजरिया है। इस नए संदर्भ में यदि पृष्ठ पेषण नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। यूँ तो प्रगतिवाद और अस्तित्ववाद का प्रभाव परतंत्र भारत के आधुनिक साहित्य पर दिखाई पड़ने लगता है, पर 1960 के बाद अस्तित्ववाद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। 8वें-9वें दशक में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बदलाव के चलते अनेक नए नए प्रत्ययों का जन्म हुआ, जैसे राष्ट्र, औपनिवेशिकता, उत्तर औपनिवेशिकता, तीसरी दुनिया, उत्तर आधुनिकता, वैश्विक ग्राम, खुला बाजार, संचार माध्यम आदि। इनके माध्यम से विकसित देश, विशेषतः अमेरिका, तीसरी दुनिया पर अपनी संस्कृति लादने लगे। तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है। भारत तीसरी दुनिया में आता है। तो देखिए, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर कि तीसरी दुनिया की संस्कृति पहली दुनिया की संस्कृति का चारागाह है और भारत तीसरी दुनिया में आता है, तो ये भी कथन के रूप में पूछा जा सकता है। तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र होने के बाद हम क्रमशः मानसिक परतंत्रता में कसते गए। जो काम मैकाले नहीं कर सका वह बहुराष्ट्रीय कंपनियां, विदेशी अवधारणाएं और जीवन शैलियां कर रही हैं। इनसे प्रभावित कुछ लोग पौष्टिक संस्कृति का सृजन करने लगे हैं। साहित्य सांस्कृतिक उत्पादन है। अब क्या था, विदेशी विषय वस्तु, शैली और कोड ग्रहण किए जाने लगे, पर अन्य लोगों ने इनको स्वदेशी संदर्भों से जोड़ा और कुछ अपनी जड़ों को नए सिरे से खोजने लगे। परंपरा और आधुनिकता में टकराहट हुई और हो रही है। यह शुभ लक्षण है। आधुनिक काल के 8वें-9वें दशक के साहित्य को इस परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पहला पेज देखा। अब हम अगले पेज पे देखेंगे और पढ़ेंगे। इधर टेक्नोलॉजी ने अध्ययन के नए नए उपायों का विकास किया है। इसके फलस्वरूप नए पाठक का पुरानी कृतियों से नया रिश्ता बनता है। यह रिश्ता पहले के पाठकों से कृति का जो रिश्ता बना था उससे भिन्न होगा। दोनों रिश्तों में एक प्रकार का मूल्यगत संघर्ष होता है। भाषा, शैली, रूपात्मक प्रयोग भी इतिहास के आधार बनते हैं। इसे नए सिरे से अन्वेषित करने की आवश्यकता है। अगले पैराग्राफ पर है कि बदलाव के इस पारिपार्श्व में इतिहास के काल विभाजन, नामकरण और मूल्यांकन में भी परिवर्तन होंगे। यूँ तो काल विभाजन सुविधोपजीवी होता है। ट्रेबेलियन का कहना है
कि तिथियों की तरह कालावधियाँ तथ्य नहीं होती, वे अतीत की घटनाओं के संबंध में बनाए गए काम चलाऊ प्रत्यय हैं। इससे विवेचना में सुविधा होती है, किंतु ये कालावधियाँ ऐतिहासिक विचारों को प्रायः भटका देती हैं। काल विभाजन की अंधानता शुक्ल जी से फुटकल खाता खुलवाती हैं। वास्तविकता तो यह है कि एक ही कालावधि में अनेक प्रकार के साहित्यिक प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनसे या तो सह अस्तित्व होता है या टकराहट होती है। फिर आगे लिखा है कि पहले आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल की संज्ञाओं को लें। इस तरह का काल विभाजन अब पुराना पड़ गया है। न तो यह साहित्य इतिहासकार को मान्य है और न इतिहासकार को। इतिहास लेखक एक काल अवधि को एक शीर्षक में बांध देता है, जैसे 600 से 321 ईसा पूर्व प्रजातंत्र एवं राजतंत्र। साहित्य के इतिहास में भी यह पद्धति अपनाई जा सकती है और अपनाई भी गई है। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। तो इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है कि आदिकाल नाम भ्रामक है और इससे बाबा आदम के ज़माने का आभास होता है। भाषा की दृष्टि से 1000 से 1400 ईस्वी का समय महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि इसमें विभिन्न जातीय भाषाएं निःसृत हुईं, बल्कि इसलिए है कि उसमें अनजाने ही देशी भाषाएं अपनी जगह बनाने के लिए प्रयत्नशील थीं। अपभ्रंश का व्याकरण भी देशी भाषाओं के व्याकरण से नहीं मिलता। अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। तो इस लाइन को भी ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है कि अब अपभ्रंश को कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता। आगे है कि पर इस काल में अपभ्रंश काव्य का प्राधान्य था। यद्यपि रासो काव्य की अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, फिर भी उससे राजस्थानी के उदय का अंदाज लगाया जा सकता है। सूर पूर्व ब्रजभाषा की मामूली कृतियों का पता लगा है, पर प्रामाणिक रूप से 3 ही बोलियों का उदय देखा जा सकता है, मैथिली, अवधी और खड़ी बोली। पहले के प्रयोक्ता विद्यापति हैं, दूसरे के मुल्ला दाऊद और तीसरे के अमीर खुसरो। अतः इस काल को अपभ्रंश काल, जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक संगत प्रतीत होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं, और मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। तो ये कथन के रूप में हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसने कहा है कि भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं, और मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जबती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे भी ध्यान रखेंगे कि जबती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। तो किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि इसे जबती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भक्ति काल है, मध्यकाल नहीं। मध्यकाल सामान्यतः जकड़ी हुई मनोवृत्ति का परिचायक है। इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जबती हुई मनोवृत्ति कहते हैं। आगे है कि मध्यकालीन चित्तवृत्ति में अंग्रेजी की मेडिवियल सेंसिबिलिटी का अर्थ प्रविष्ट हो चुका है। अनेक अर्थों में यह नवजागरण काल है, प्रथम नवजागरण। डॉक्टर रामविलास शर्मा इसे आधुनिक काल कहना पसंद करते हैं। अपने अंतर्विरोधों के बावजूद जिस सेक्युलर शब्द पर आज बहुत जोर दिया जा रहा है, वह अपनी मूल अर्थवत्ता में भक्त कवियों में मौजूद था। आज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मोन्माद में जलते हुए लोगों को उस काल के भक्ति काव्य में सुकून मिलता है, और इस उन्माद से लड़ने के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा। रीतिकाल के कवियों में भी धर्मनिरपेक्षता की आहट सुनाई पड़ती है। भारतवर्ष का इतिहास लिखने वाले कुछ लोगों ने 800 से 1200 ईस्वी को मध्यकाल ठहराया है। इस दृष्टि से भी भक्तिकाल मध्यकाल नहीं कहा जा सकता। अब अगले पेज पे हम लोग देखेंगे कि रीतिकाल वस्तु, शैली, छंद, रूप विधान में भक्ति काल से भिन्न भूमिका पर खड़ा है। यह अपने आप में स्वतंत्र काल है। इसे उत्तर मध्यकाल कहना गणितीय भ्रमोत्पादन है। शुक्ल जी इसे 2 भागों में बांटते हैं, रीति ग्रंथकार कवि और अन्य कवि। अन्य कवि एक गोल शब्द है। इस कोटि में अर्थ की दृष्टि से हल्के कवि आएंगे। घनानंद को शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में मानते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि शुक्ल जी रीतिकाल के सर्वोत्कृष्ट कवियों में किसे मानते हैं? तो घनानंद को मानते हैं। आगे है कि फिर उन्हें अन्य कवियों की बिरादरी में क्यों बैठाया जाता है? यहाँ पर उनकी इतिहास दृष्टि में खोट दिखाई पड़ती है। ये बात कौन कह रहा है? तो बच्चन सिंह कह रहे हैं। आगे है कि प्रवृत्ति की दृष्टि से वे एक को रीतिबद्ध और दूसरे को रीतिमुक्त कहते हैं। इसके आधार पर रीतिबद्ध, रीति सिद्ध आदि अवैज्ञानिक उपविभाजन होते रहे।
वास्तविकता तो यह है कि रीति निर्मुक्त कोई नहीं है। रीतिकाल नाम इसी को लेकर सार्थक होता है। रीति मुक्त होकर कोई रीतिकालीन कैसे होगा? रीतिबद्ध और रीति मुक्त को मैंने उलट दिया है, यानी रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहा है। घनानंद ठाकुर बोधा आदि रीति से सर्वथा मुक्त नहीं हैं। उनमें रीति तत्व है पर उसकी बद्धता नहीं है। इस नाम से नैरंतर्य भी बना रहता है और उसका बदलाव भी। रीति से मुक्त होने के लिए जिसने जितना अधिक संघर्ष किया है उसकी संवेदना उतनी ही घनीभूत हो पाई है। इसी काल में हिंदी शैली की उर्दू कविताएं लिखी जा रही थीं, जिनकी भाषा खड़ी बोली और आत्मा सेक्युलर है। उन्हें भी इस इतिहास में स्थान दिया गया है। फिर आगे लिखते हैं कि आधुनिक काल कालवाचक होने के साथ ही प्रवृत्तिवाचक भी है। आधुनिक होने की प्रक्रिया का आरंभ 1857 से होता है। 1857 से 1920 तक का समय नव जागरण युग है। तो इसे ध्यान रखेंगे कि कब से कब तक का समय नव जागरण युग कहा गया है। तो 1857 से लेकर के 1920 तक का समय नव जागरण युग है। इस काल के गत्यात्मक परिवर्तनों को देखते हुए छोटे छोटे युगों की कल्पना की गई है, जैसे स्वच्छंदतावाद युग, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। काल एक अखंड प्रवाह होता है और युग काल खंडों की पहचान। इस काल में छायावाद युग अपनी अर्थवत्ता खो चुका है। सन 1975 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा था। किसकी बात हो रही है? बच्चन सिंह की। वो कह रहे हैं कि सन 1975 के अपने एक लेख में मैंने इसे स्वच्छंदतावाद युग कहा था। धीरे धीरे स्वच्छंदतावाद छायावाद को निराकृत करता गया है। छायावाद के अंतर्गत केवल काव्य लिया जाता रहा है। गद्य इसमें अंतर्भुक्त नहीं हो पाता। एक कालावधि में एक ही मूल प्रवृत्ति होती है। स्वच्छंदतावाद शब्द दोनों को अपनी वृत्ति में समेट लेता है। तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वच्छंदतावादी ही था। यह नाम राष्ट्रीय संदर्भों में प्रासंगिक हो उठता है। उत्तर स्वच्छंदतावाद की विशेषताओं को नए नए प्रत्ययों के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया है। फिर अगले पैराग्राफ पर है, इस साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। कथन के रूप में ये पहले भी पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। एक बार फिर से सुनिएगा कि साहित्य के इतिहास को साहित्यिक बनाए रखना इतिहासकार का केंद्रीय धर्म है। इसके लिए शुक्ल जी से सीखा जा सकता है, किंतु यह सीखना भी अलग किस्म का होगा। पूर्ववर्ती साहित्य तो वही रहता है, पर उसे पढ़ने की दृष्टि बदल जाती है। भक्ति काल को शुक्ल जी ने एक ढंग से पढ़ा और द्विवेदी जी ने दूसरे ढंग से। आज के परिवेश में जो अंतरराष्ट्रीय हलचलों से जुड़ गया है, नए सिरे से पढ़ने की ज़रूरत है। किसी हद तक हिंदी साहित्य को इसी दृष्टि से पढ़ने और इतिहासबद्ध करने का प्रयास किया गया है। अब अगले पेज पे हम लोग देखेंगे कि दूसरा संस्करण दिखा है। तो पहला संस्करण हम लोग ने पढ़ा। अब दूसरे संस्करण का जो पेज है, यहाँ पर क्या लिखा है इसे भी हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। तो किसने कहा है कि साहित्य इतिहास लेखन एक प्रवाहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है? तो बच्चन सिंह जी का ये कहना है। आगे है, कोई महत्वपूर्ण नई पुस्तक छपी कि इतिहास लेखन के पुराने ढांचे से छेड़छाड़ शुरू करनी पड़ती है। संबद्ध लेखक का पुनर्विवेचन अपेक्षित हो जाता है। दूसरा, इतिहास के नए संस्करण में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता, उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि इसके पहले भी एग्जाम में ये वाला कथन पूछा गया है, इसलिए एक बार फिर से सुनिएगा कि जिन लोगों को आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास के आगे कुछ नहीं सुझाई पड़ता है, उन्हें अपनी आँखों का इलाज कराना चाहिए। और ये बात किसने कही है? तो बच्चन सिंह ने। फिर आगे कहते हैं बच्चन जी कि नए इतिहास से अंधश्रद्धा और यथास्थितिवाद को चोट पहुँचती है। जाने अनजाने वर्ग वर्ण चेतना को धक्का लगता है। नया या दूसरा इतिहास इसी की कोख से पैदा होता है। फिर आगे है कि राधा कृष्ण प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री अशोक महेश्वरी को सूचना उद्योग से ज्ञात हुआ कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में स्त्री लेखन को कम स्पेस दिया गया है। महेश्वरी ने इस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया। इस संस्करण में स्त्री कथा लेखन का स्त्रीवादी सोच के तहत विस्तृत विवेचन हुआ है। प्रथम संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण नाम क्यों छूट गए, मुझे स्वयं आश्चर्य है।
उन नामों को इस संस्करण में शामिल कर लिया गया है। तो ये बात कहते हैं बच्चन जी। तो हम लोगों ने आज से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक शुरू की है पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया पहला संस्करण और दूसरा संस्करण। इसके बाद विषय सूची आ जाती है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। विषय सूची के अंतर्गत भूमिका में जो दूसरा संस्करण है वहाँ देखिए क्या क्या लिखा है। अपभ्रंश काल है, जिसके अंतर्गत आता है हिंदी भाषा, जाति और साहित्य, अपभ्रंश काव्य और हिंदी की रचनाएं, फिर है श्रृंगार और वीर दर्पपूर्ण काव्य, इसके बाद है प्राकृत पेंगलम और हिंदी के कवि, ये आ जाता है आपका अपभ्रंश काल के अंतर्गत। फिर आ जाता है भक्ति काल, जिसका समय 1400 से 1650 बच्चन जी ने बताया है। इसमें आ जाता है आपका भक्ति आंदोलन, निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। फिर आ जाता है रीतिकाल, जिसका समय बच्चन जी ने 1650 से 1857 बताया है, जिसमें सबसे पहले आता है नामकरण, फिर बद्ध रीति काव्य, मुक्त रीति काव्य, इसके बाद हिंदी की उर्दू शैली का काव्य, इसके बाद आता है रीतितर काव्य, और फिर उसके बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत क्या क्या है, नवजागरण युग, स्वच्छंदतावाद युग और उत्तर स्वच्छंदतावाद युग। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। यदि आप लोगों को कक्षा अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से हम लोग अपनी कक्षाओं को निरंतर करते रहेंगे और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हम लोग पढ़ते रहेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार कक्षा में जुड़ने के लिए और सुनने के लिए। यदि कक्षा पसंद आई हो तो आप सभी लाइक ज़रूर कीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते।